गर्मी में कूलर में सोने वाला पूरा गांव। अरे वाह, आखिर कूलर लग ही गया। गांव वालों, अब हम सब मिलकर इस कूलर में एक साथ सोएंगे। हाँ चाची, आज पूरा गांव गर्मी में एक ही कूलर के नीचे सोएगा। उसके बाद सभी लोग अपना अपना बिस्तर उस बड़े से कूलर के सामने लगा लेते हैं और पूरा गांव एक ही कूलर के नीचे पहली बार चैन से सोता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण पूरे गांव को एक ही कूलर के नीचे सोना पड़ा। ये जानने के लिए आइए कुछ दिन पहले चलकर कहानी को देखते हैं। अरे शिव, सुन रहे हो? अभी तक किशोर घर वापस नहीं आया है। इतनी देर तो उसे कभी नहीं होती। मुझे पता है कमला, पर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है कि पूरे गांव में कैसा सूखा पड़ा हुआ है। शायद उसे काम लेट मिला होगा, इसलिए इतनी देर हो गई। तुम्हें तो पता है कि आजकल गांव में सूखा पड़ने की वजह से काम भी नहीं मिल रहा है। हे भगवान, पता नहीं हमारे गांव में काम का इतना काल कैसे पड़ गया। काम कहाँ से मिलेगा? खेतों में धूल उड़ रही है और मजदूरी भी बंद पड़ी है। बारिश जो नहीं हुई। हे भगवान, इतनी तपती गर्मी है और वो बेचारा बच्चा दोपहर भर से बाहर धूप में है। कम से कम शाम को तो उसे घर आकर खाना खा लेना चाहिए। तभी किशोर घर आता है और उसका चेहरा धूप से बिल्कुल लाल हो चुका है और वो बहुत थका हुआ लग रहा है। बेटा, तू आ गया? मैं कब से तेरा ही राह देख रही थी। हाँ माँ, हाँ तो गया हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ माँ। आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने, पर सब जगह मना कर दिया गया। हाँ बेटा, गांव में सूखा इतना ज्यादा है कि किसी के पास भी देने के लिए काम नहीं है। बेटा, अब तू काम की चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो काम भी मिल ही जाएगा। अभी तू बस आराम कर। मैं तेरे लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। कमला रसोई की तरफ जाती है और घड़े से पानी निकाल कर लाती है। किशोर पानी पीता है और कहता है, माँ, गर्मी की वजह से तो आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। बाहर तो बहुत ज्यादा तपती गर्मी है। हाँ बेटा, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माँ, थोड़ा पंखा तो चालू कर दो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेटा, तुझे तो गांव का हाल पता ही है। बिजली का कोई भरोसा नहीं रहता। क्या अभी भी लाइट नहीं आ रही? नहीं बेटा, अभी तो बिजली गुल है। ठंड में तो फिर भी 4-6 घंटे लाइट रहती है, लेकिन गर्मियों में तो 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है। हाँ कमला, बिजली विभाग वाले भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। कुछ ही घंटे के लिए बिजली आती है और वो भी एहसान की तरह। ऐसा कर किशोर, तू जाकर थोड़ा नहा ले और शायद शरीर को थोड़ी ठंडक मिले। हाँ बेटा, जा नहा ले। पर ध्यान रखना कि पानी बहुत कम इस्तेमाल करना। क्यों पिताजी, पानी की क्या समस्या हो गई? तुझे पता है ना कि गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए पानी की बहुत किल्लत हो रही है। कुएं भी सूखने लगे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं बहुत कम पानी यूज करूंगा। हाँ बेटा, बाथरूम में आधी बाल्टी पानी रखा हुआ है, बस उसी से नहा लेना। जी पिताजी। अब किशोर नहाने चला जाता है। इधर शिवानी लड़कियों का भारी गट्ठर सिर पर रखे हुए घर के आंगन में आती है और अचानक लड़खड़ा कर गिर जाती है। कमला और शिव दौड़कर वहां आते हैं। उसे देखकर कमला कहती है, शिवानी, क्या हुआ तुझे? शिव, देखो, शिवानी गिर गई है। अरे ये क्या हो गया? शिवानी, अपनी आंखें खोलो बेटा। शिवानी। इसी समय किशोर भी नहाकर बाहर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हो गया शिवानी को? ये अचानक कैसे गिर गई? ये लकड़ियां लेने गई थी, शायद कड़ी धूप की वजह से इसे चक्कर आ गया है। इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। इसका पूरा शरीर तप रहा है। धूप से इसे लू लग गई होगी। अगर इसे अभी थोड़ा बर्फ या एकदम ठंडा पानी पिलाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। पर हमारे घर में तो ठंडा पानी है ही नहीं। घड़े का पानी भी अब गर्म हो चुका है। रुको, सरपंच जी का घर पास में ही है। किशोर, जा बेटा, उनके यहाँ से पानी ले आ ठंड। अब किशोर तेजी से दौड़ते हुए सरपंच जी के घर जाता है। सरपंच अपने बरामदे में बैठा है और किशोर उसके पास पहुंचकर कहता है, सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए। क्या बात है किशोर, इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच जी, मेरी बहन धूप की वजह से चक्कर खाकर गिर गई है। क्या आप मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे सकते हैं? आपके यहाँ तो फ्रिज है और इन्वर्टर भी लगा हुआ है। प्लीज थोड़ा पानी दे दीजिए। तुम गांव वालों का भी ना अजीब नाटक है। कभी कोई पानी मांगने आता है तो कभी कोई बर्फ मांगने चला आता है। और जब मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ काम करो तो तुम लोग यहाँ वहाँ काम ढूंढने जाते हो, लेकिन मेरे पास काम नहीं करते। सरपंच जी,
एक तो वैसे ही गरीबी है, ऊपर से आप इतना कम पैसा देते हैं, इतने में घर का गुजारा ही नहीं चलता। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कितना पैसा देना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था, बस हम ज्यादा मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास काम नहीं करते हो तो अब मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चल जाओ यहाँ से। सरपंच उसे डांट कर वहां से भगा देता है। किशोर बहुत उदास और परेशान होकर वापस लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में रवि मिलता है। क्या बात है किशोर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और तुम इतनी तेज धूप में दौड़ क्यों रहे थे? क्या बताऊं रवि भाई, शिवानी धूप में बेहोश हो गई है और सरपंच ने पानी देने से मना कर दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सरपंच को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख तू चिंता मत कर किशोर, समस्या तो है गांव में, पर हम रास्ता निकालेंगे। मेरे पास बर्फ तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के मटके में बहुत ठंडा पानी है, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ रवि चलो। किशोर रवि के घर की तरफ चल पड़ता है। तब रवि रास्ते में किशोर को बताता है, हाँ हाँ, और मेरे पास ग्लूकोज भी रखा है, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी माँ के लिए शहर से लेकर आया था। ग्लूकोज, ये क्या होता है रवि भाई? ये कमजोरी दूर करने के काम आता है, तुम वो ले जाकर अपनी बहन को पिला देना। अब रवि किशोर के साथ अपने घर पहुंच जाता है। वो आंगन में रखे हुए मटके से एक बोतल में ठंडा पानी भरता है और मटके के पास ही टेबल पर रखा हुआ ग्लूकोज भी उठाता है और पानी और ग्लूकोज दोनों किशोर को देते हुए कहता है, तू ये ले जा और इसे पानी में घोलकर शिवानी को पिला देना। किशोर उसे लेकर अपने घर चला जाता है। रवि घर के अंदर आता है। तब खिड़की से सब कुछ देख रही उसकी माँ शोभना रवि से कहती है, बेटा रवि, दे आया किशोर को पानी और ग्लूकोज। मेरा बच्चा तो पूरे गांव की मदद में लगा रहता है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी की मदद हो जाए तो अच्छा लगता है। तू पूरे गांव की चिंता करता रहता है, कभी अपनी भी तो चिंता कर लिया कर। तूने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। माँ ये गांव भी तो मेरा अपना ही परिवार है, गांव वाले इतने परेशान रहते हैं, मैं बस यही सोचता हूँ कि इनके लिए क्या करूँ। काश मैं सच में उनके लिए कुछ बड़ा कर सकता। इस गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। बेटा जो तेरे बस में है तू वो कर रहा है ना, अब बस बहुत हो गया, चल अब खाना खा ले। तभी रवि के पिता कमलेश भी वहाँ जाते हैं और कहते हैं, रवि बेटा, आज भी तुझे कोई काम मिला या नहीं? पिताजी गांव में मजदूरी तो रही नहीं है, आज मैं चुन्नीलाल की दुकान पर गया था और उसकी दुकान पर ही काम कर रहा था। ठीक है बेटा, चलो खाना खाएंगे। वैसे आज तो तुम्हारी माँ ने खाने के साथ साथ तुम्हारी फेवरेट आम पन्ना भी बनाई है। आम पन्ना? फिर तो मुझे भूख और भी ज्यादा लग गई। तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी रवि का कीपैड फोन बार बार बजने लगता है। ये देखकर शोभना कहती है, अरे बेटा तेरा फोन ही बजता रहेगा या तू खाना भी खाएगा? किसका फोन है बेटा जो बार बार आ रहा है? कमलेश, ये जरूर इसकी उसी सहेली का फोन होगा जिससे ये घंटों तक बातें करता रहता है। अरे माँ तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। रवि अपना फोन साइलेंट कर देता है और खाना खाने लगता है। रवि जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। हाँ हाँ जा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू बाहर क्यों जा रहा है। माँ मैं बस टहलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि घर से बाहर जाता है और रश्मि को कॉल लगाता है। रश्मि कॉल उठाते ही गुस्सा होते हुए कहती है, कब से फोन लगा रही हूँ तो फोन क्यों नहीं उठाते हो रवि? अरे रश्मि, मैं खाना खा रहा था, तुम भी तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? सब्र कैसे करूँ? आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें फोन करने में? आज गांव में एक और हादसा हो गया। मोहल्ले का किशोर आया था, उनकी बहन को धूप में चक्कर आ गए थे। क्या शिवानी बेहोश हो गई? अब वो कैसी है? अब ठीक होंगी वो, मैंने उसे ग्लूकोज दिया था। रश्मि, गांव वाले सच में बहुत परेशान है। हाँ रवि, तुम्हारी बातों से समझ आता है कि वहाँ हालत कितनी खराब है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूखा पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि कई कई घंटे लाइट ही नहीं आ रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे गांव के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। तुम आ जाओ यहाँ, हम मिलकर जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है रवि, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। बातें करने के बाद रश्मि फोन रख देती है। रवि वहाँ खड़ा होकर गांव के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गांव की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन रवि देखता है कि ढेर सारे लोग मुनिया चाची के घर की तरफ भाग रहे थे। उसी समय कमलेश आता है और रवि कमलेश से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे हमारे मोहल्ले की जो मुनिया चाची है ना, वो बेहोश हो गई है। मुनिया चाची? वो तो बेचारी अकेली रहती हैं। हाँ, इस गर्मी में उन्हें चक्कर आ गया था, कब से बेहोश थी, किसी को पता ही नहीं चला।
ठीक है पिताजी, मैं भी उन्हें देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर रवि दौड़कर मुनिया चाची के घर आता है और देखता है कि मुनिया चाची जमीन पर पड़ी है और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हैं। ये देखकर रवि सभी लोगों से कहता है, सब पीछे हटिए, उन्हें हवा आने दीजिए। अरे भाई, इनका शरीर तो बहुत ठंडा पड़ रहा है रवि। इनका बीपी लो हो गया है शायद, हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे भाई, डॉक्टर के पास ले जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक क्या करेंगे? तभी भीड़ को चीरते हुए रश्मि वहां आती है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग टंगा हुआ है। हटो हटो सब लोग, मुझे रास्ता दो। रश्मि, तुम यहाँ कब आई? अभी आई हूँ, पहले इन्हें देखो, इनके चेहरे पर पानी छिड़को। तभी आंचल रश्मि को पानी लाकर देती है और रश्मि मुनिया चाची के चेहरे पर पानी छिड़कती है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत होश आता है। फिर रश्मि अपने बैग से ग्लूकोज की बोतल निकालकर पानी में घोल देती है और मुनिया चाची को देते हुए कहती है, मुनिया चाची ये पीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मुनिया चाची ग्लूकोज पीती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठती है और उन्हें अच्छा लगता है। तभी रवि की नजर गाँव वालों पर जाती है जो रश्मि को हैरानी से देख रहे थे। ये लड़की कौन है रवि? हमने पहले इसे कभी गांव में नहीं देखा। ये मेरी दोस्त है रश्मि। ये शहर में पढ़ रही थी और अब कुछ दिन हमारे गांव में रहेगी। ये वही दोस्त है जिसके बारे में तू बात करता था? हाँ पिताजी, रश्मि यहाँ रिसर्च करना चाहती है, इसलिए वो हमारे साथ रहेगी। हाँ बेटा, तूने बताया था इसके बारे में। कोई बात नहीं, हमारे ही घर रहेगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, तूने मुनिया चाची की मदद की, बहुत अच्छा किया। जीती रहो बेटी, तूने मेरी जान बचा ली, भगवान तुझे सुखी रखे। अब रश्मि रवि के साथ उसके घर आती है। रवि की माँ रश्मि के लिए आम का पन्ना और सब्जी रोटी बनाती है। सभी के लिए खाना लगाती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए रश्मि कहती है, हे भगवान रवि, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी से पंखा चालू करो। रश्मि, मैं पंखा तो चालू कर देता, पर गांव में लाइट ही नहीं है। क्या अभी भी लाइट नहीं आई है? हाँ, यही तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने फोन पर बताया तो था। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी आदत पड़ जाएगी। चलो अब खाना खा लेते हैं। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद गर्मी में ही जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन रश्मि रवि से कहती है, रवि आज पूरा गांव मुझे घुमा दो, मुझे देखना है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें पूरा गांव दिखाता हूँ। अब रवि और रश्मि गांव की गलियों से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें सीता और रीता आपस में बहस करती हुई दिखाई देती है। रीता, कल मैं तेरे घर थोड़ा सा आटा मांगने आई थी तो तूने साफ मना कर दिया। तो क्या करती? मेरे घर में खुद ही थोड़ा सा आटा था, अगर तुझे दे देती तो मैं क्या खाती? ठीक है ना, तू भी कभी मेरे घर आना तेल और मिर्च मांगने, मैं भी तुझे सीधे मना कर दूंगी। हाँ जा जा, मैं भी देख लूंगी, मुझे तेरे तेल वेल की जरूरत नहीं। ये सब देखकर रश्मि रवि से कहती है, रवि ये औरतें आपस में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े से आटे के लिए? रश्मि, पूरे गांव में यही हाल है। भाव और गर्मी ने लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा बना दिया है। ये तो बहुत दुख की बात है। छोटी छोटी चीजों के लिए पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो घर घर की कहानी बन चुकी है। बात करने के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भोलू और वीरू आपस में लड़ते हुए मिलते हैं। अरे वीरू, मेरे हाथ में चोट लगी थी, फिर भी मैंने तुझसे कहा था कि मेरे काम में मदद कर दे, पर तूने नहीं की। अरे अगर मैं तेरे काम में मदद करता तो मेरा खुद का काम कौन करता? तू बहुत स्वार्थी हो गया है वीरू। अरे गांव में बड़ी मुश्किल से काम मिल रहा है, ये मैं अपना मौका कैसे छोड़ देता? ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। कौन बात करता है तुझसे? तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तब रश्मि कहती है, रवि यहाँ तो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। हाँ रश्मि, गर्मी और सूखे ने लोगों का चैन छीन लिया है। ये तो बहुत बुरा माहौल है, हमें कुछ तो करना होगा। रश्मि को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर रश्मि कहती है, बहुत गर्मी लग रही है रवि, चलो हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ थोड़ी सी ठंडक मिले। हाँ चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब रश्मि और रवि एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। परेशान होते रश्मि रवि से कहती है, रवि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, गांव में हर कोई परेशान है, किसी को चक्कर आ रहे हैं तो किसी का कोई पेट दुख रहा है। हाँ, गर्मी की वजह से बेरोजगारी के साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना इस गांव में एक बड़ा सा कूलर लगवा दे। कूलर? अरे रश्मि, पूरे गांव के लिए कूलर? हाँ रवि, अगर एक बड़ा सा कूलर लग जाए और सभी को उस कूलर की ठंडी हवा मिल पाए
तो गांव वालों के गर्मी से परेशान और बीमार होने की ये समस्या हल हो सकती है। ये इतना आसान भी नहीं है रश्मि। पहली बात तो यह है कि गांव में लाइट बहुत कम ही रहती है, और दूसरी बात कि बड़ा कूलर लगाने के लिए बड़ी जगह चाहिए जहां गांव वाले आराम से आ सके, और फिर एक बड़ा कूलर खरीदने और लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इतने पैसे कहां से आएंगे? पैसों की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम चंदा इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा कूलर खरीद कर उसे सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे। सोलर पैनल? क्या ये मुमकिन है? हाँ रवि, मुझे ये सब आता है, मैं इंजीनियर हूँ, भूल गए क्या? अगर तुम ऐसा कर पाई तो ये गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कल ही हम सब गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन रश्मि सभी लोगों को नीम के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा करती है जहां अक्सर पंचायत बैठा करती थी। सरपंच और उसकी पत्नी भी वहां आते हैं। रश्मि सभी लोगों से कहती है, गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में गर्मी से कितनी समस्या हो रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। हमें इस तरह एक दूसरे से झगड़ना बंद करना होगा और साथ में मिलकर इस कठिन समस्या का सामना करना होगा। अरे लेकिन रश्मि, भला हम इस खतरनाक गर्मी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इतनी तो नहीं है हमारी हैसियत और ना ही इतने साधन है। हमारे पास पैसे का अभाव है और चीजों का अभाव है, मैं मानती हूँ, लेकिन भगवान ने हमें दिमाग तो दिया है। हम दिमाग का इस्तेमाल करके इस समस्या का मुकाबला करेंगे। हाँ गांव वालों, रश्मि ठीक कहती है। इससे पहले कि किसी दिन बड़ा हादसा हो जाए, रश्मि ने इन सब समस्याओं का हल सोचा है। क्यों ना हम सभी गांव वाले मिलकर चंदा करें और एक बड़ा सा कूलर खरीदे और उसे किसी भी जगह पर व्यवस्थित रख दे। फिर सभी गांव वाले इस कूलर के नीचे आराम करें। पहले तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो गांव में बिजली तो रहती ही नहीं है, फिर कूलर चलेगा कैसे? हम कूलर को सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे जिससे कूलर बिना बिजली के भी आराम से चल जाएगा। वैसे ही हमारे पास पैसे कम हैं, जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा है। ऊपर से थोड़े बहुत पैसे जो हमने बचा रखे हैं वो तुम्हें चंदा करके दे भी दें। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई बड़ा सा कूलर आ ही जाए? और अगर आ भी गया तो उसे सोलर पैनल से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे तुम कौन से बड़ी इंजीनियर हो जो ये आसानी से कर दोगी? रश्मि, हम गांव वाले वैसे ही परेशान हैं और तुम पर भरोसा करके हम और परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मानसी और रितेश की बातों पर सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। ये देखकर रश्मि और रवि उदास हो जाते हैं। तभी आंचल कहती है, गांव वाले तुम्हारी भलाई करने की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इस शुभ काम की शुरुआत करो। हाँ रश्मि, आंचल सही कहती है। इससे पहले चंदा मेरी और आंचल की तरफ से यह 300 रुपए का है। ऐसा कहकर आकाश एक रुमाल बिछाकर उस पर 300 रुपए रख देता है। उसके बाद कुछ गांव वाले आगे बढ़ते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तब रश्मि सरपंच की तरफ देखती है, सरपंच जी, आप गांव वालों के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, मैं कोई चंदा नहीं देने वाला। मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी बेटी का है, उसके सिवा किसी का नहीं है। अजी इकलौती बेटी ही तो है हमारी, भला उसके लिए आप कितना इकट्ठा करोगे? अगर गांव वाले चंदा मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना। साधना के कहने पर भी सरपंच नहीं सुनता और साधना के साथ वहां से चला जाता है। तब मुनिया चाची रश्मि के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा तू आज ही शहर चली जा और कूलर ला। इस शुभ कामना में देरी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रश्मि और रवि बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक बड़ी सी दुकान से एक बड़ा सा कूलर खरीदते हैं और उसे एक पिकअप पर रखते हैं और रवि और रश्मि उस कूलर के बगल में खड़े होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचने पर सभी गांव वाले कूलर को ध्यान से देखते हैं। सीता कूलर को देखकर रीता से कहती है, देख रही है रीता, रश्मि और रवि कूलर भी ले आए। मुझे तो लगता है कि अब ये लोग इस सोलर पैनल से चालू भी कर लेंगे। कूलर लाने से कुछ नहीं होता, ये सब आसान नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रश्मि और रवि ने गांव वालों के साथ मजाक करने की ठान रखी है। रश्मि और रवि उस कूलर को बड़े से पेड़ के नीचे रख देते हैं। वहाँ गांव वालों की भीड़ लग जाती है। तभी सरपंच जी वहाँ आते हैं तो रश्मि उससे कहती है, सरपंच जी, अब आप अपना बड़ा वाला हॉल हमें किराए पर दे दीजिए ताकि हम वहाँ कूलर लगा सके। रीटेक, नहीं, मैं वो हॉल नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी बेटी के लिए खाली करके रखा है। जब वो आएगी तो उस हॉल में कोई व्यापार करेगी। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी अमेरिका पढ़ने गई है।
अजी अभी तो हमारी बेटी यहाँ नहीं है ना, तो अभी आप ये हॉल इन्हें दे दीजिए। वैसे भी ये खाली पड़ा है, गांव वालों का भला करेंगे तो दुआ मिलेगी। वैसे एक बात बताओ रश्मि, तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बहुत बड़ा हॉल खाली पड़ा है? तुम तो इस गांव में नहीं हो ना। वो अरे हाँ, मुझे रवि ने बताया था। अपनी पत्नी के कहने पर सरपंच उस हॉल को किराए से देने के लिए हाँ कह देता है। अब गांव के कुछ लोग रश्मि के साथ उस कूलर को उठाते हैं और सरपंच के बड़े से हॉल में लगा देते हैं। रश्मि सारा दिन मेहनत करती है और किसी तरह से वो कूलर को सोलर पैनल से कनेक्ट कर देती है और कुछ लोग रवि के साथ पास के कुएं से पानी लाकर कूलर में भर देते हैं और इस तरह कूलर चालू हो जाता है। बड़ी बड़ी चटाइयां बिछाई जाती है और सभी कूलर के नीचे बैठते हैं। तब मुनिया चाची कहती है, रश्मि बेटी, आज बड़े दिनों बाद हमें सुकून मिला है। हाँ रश्मि, सचमुच बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तो रात को चैन की नींद आएगी। एक दूसरे से बातें करते हुए रात हो जाती है और सभी इस कूलर की ठंडी हवा में सो जाते हैं। अगले दिन गांव में हंगामा मच जाता है। सभी उस कूलर के बारे में ही बात कर रहे थे। रात में तो हमें बहुत सुकून मिला, लेकिन दिन में हमें फिर से अपने घर में गर्मी में लौटना पड़ा। हाँ शिवानी, तुम सच कहती हो। मैं तो कहती हूँ कि हमें यही ईंटों से जोड़कर चूल्हे जला लेने चाहिए और अपने बर्तन भांडे लाकर यहीं पर खाना बना लेना चाहिए। गांव वाले शिवानी और आंचल की बात से सहमत हो जाते हैं और फिर शाम को सभी लोग वहां अपने अपने चूल्हे लगा लेते हैं। इन्हें देखकर कुछ और गांव वाले भी अपना बोरी या बिस्तर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और शाम को उन चूल्हों पर खाना बनाते हुए। अरे रीता बहन, क्या बना रही हो आज तुम? बहन, मैं तो बेटे की मिर्ची वाली सब्जी बना रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कूलर की खुशी में कुछ मीठा बनाओगी, लेकिन तुम तो तीखी सब्जी बना रही हो। बहन, मैंने देख लिया कि तुम खीर बना रही हो, इसलिए मैंने तीखी सब्जी बना ली। वैसे तो मिलकर बैठकर ही खाना खाएंगे। अरे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं भला कैसे खाना खाऊं? मुनिया चाची, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम सब मिल बांट कर ही खाएंगे। आप तो हमारे से ही खाना खा लेना। ये सुनकर मुनिया चाची खुश हो जाती है और खाना बनने के बाद सभी लोग आपस में बात करके खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ही कूलर चालू करते हैं और चैन से एक ही कूलर के नीचे सो जाते हैं। ये देखकर मुनिया चाची कहती है, रश्मि बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज ये गांव गर्मी में एक ही कूलर के नीचे सोने वाला पूरा गांव बन गया है। अगले दिन गांव में छोटी बच्ची चिंकी गांव के एक अमीर आदमी के घर में कूलर देखकर ठंडी हवा लेने के लिए जाती है। तभी वो अमीर आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, अरे वही चिंकी, तू मेरे घर में क्या कर रही है? चल जल्दी से यहाँ से निकल। चाचा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बैठने दो ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम गरीबों को तो बिना कूलर के ही रहने की आदत है। निकल मेरे घर से। ऐसा कहकर मोहित चिंकी को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी चिंकी को ढूंढते हुए रितेश और मानसी वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर मानसी अपने पति रितेश से कहती है, देखिए जी, गांव के सभी लोग उस बड़े कूलर के नीचे सो रहे हैं और एक हम है कि हमारी बेटी धक्के खा रही है। चलिए आज हम भी वहां चलते हैं। ऐसा कहकर मानसी और रितेश चिंकी को लेकर जाते हैं और वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और निकल पड़ते हैं उस बड़े से कूलर की ओर। उन्हें देखकर और भी कई लोग उनके पीछे चले जाते हैं। एक के पीछे एक सारा गांव उस हॉल में पहुंच जाता है। रात हो जाती है और एक बार फिर गांव वाले उस कूलर के नीचे चैन से सो पाते हैं। ये देखकर रश्मि रवि से, देख रहे हो रवि, अब हमारा गांव सचमुच गर्मी में एक कूलर के नीचे सोने वाला पूरा गांव बन गया है। हाँ रश्मि, तुम सही कहती हो, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि गांव के कुएं में पानी खत्म हो रहा है और फिर हम कूलर में पानी कहाँ से भरेंगे। बातें करने के बाद वो लोग भी अपनी जगह जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर गांव वाले उठकर अपने अपने चूल्हे जलाते हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करते हैं। ये सब देखकर मुनिया चाची सभी लोगों से कहती है, पहले यही गांव वाले छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते थे, लेकिन आज सभी साथ में मिलकर खाना बना रहे हैं और खा भी रहे हैं और इसी एक हॉल में रह भी रहे हैं। ये देखकर बड़ी खुशी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब कुएं में पानी भी खत्म होने लगा था। रश्मि और रवि को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है और कुछ लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। फिर रश्मि से कहते हैं, रश्मि बेटा, अब तो गांव के कुएं में पानी खत्म होने वाला है और फिर हम इस कूलर में पानी भला कहाँ से डालेंगे। हाँ बेटा, बिना ढेर सारे पानी के तो कूलर चलेगा नहीं। गांव में तो पहले ही सूखा है और पानी की इतनी समस्या है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे आप लोग अपनी अपनी घाघड़िया सर पर क्यों लेकर खड़े हो? कूलर में पानी डालिए और हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं समस्या का कल कोई ना कोई समाधान निकाल ही लूंगी। वाह, हाँ बेटा, जब तू है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है।
चलो भाई, सब कूलर में पानी डालो और सब चैन से सो जाओ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। सभी लोग अपनी अपनी घघरियों से कूलर में पानी डालते हैं और सभी अपने अपने बिस्तर पर एक बार फिर कूलर के नीचे चैन से सो जाते हैं। तभी रश्मि अपना लैपटॉप निकालती है और लैपटॉप पर काम करना शुरू करती है। ये देखकर रवि कहता है, इंजीनियर साहिबा, मिला कोई सोल्यूशन आपको? अभी तो नहीं मिला रवि, लेकिन सुबह तक कोई ना कोई तो सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रश्मि कि मेरी होने वाली पत्नी हर समस्या का समाधान निकालने में निपुण है। ये सुनकर रश्मि शर्मा जाती है और एक बार फिर वो अपने लैपटॉप में आंखें गड़ा देती है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, मैंने इस सूखे की समस्या का भी समाधान निकाल लिया है। बस आपको सबको मेरा साथ देना होगा। अरे हाँ, रश्मि बहन क्यों नहीं, तुम बताओ हमें क्या करना होगा। देखिए, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है। अगर हम नदी के पास 25 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा छोटा चेक डैम बनाएं तो बारिश का पानी रुकेगा और उस नदी का पानी भी हमें मिल जाएगा, जिससे हमारे गांव का सुख और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उसके लिए तो हमें यहाँ से 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गांव तक लानी पड़ेगी। हाँ, बीच में 2 पानी स्टोरेज टैंक बनेंगे, एक खेतों के लिए और एक घर के लिए। अरे लेकिन बेटा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने पूरा हिसाब लगाया। चेक डैम बनाने में लगभग 40 लाख रुपए लगेंगे, 8 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने में 25 लाख रुपए लगेंगे, 2 बड़े टैंक बनाने में 15 लाख रुपए लगेंगे और मजदूरी और मशीनों के खर्च में लगभग 20 लाख रुपए, यानी कि कुल लगभग 1 करोड़ रुपए में पूरा गांव हमेशा के लिए पानी की समस्या से मुक्त हो सकता है। लेकिन बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार की जल योजना से। हम पंचायत की मीटिंग करेंगे, फिर जिला अधिकारी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल जीवन मिशन के तहत फंड के लिए आवेदन करेंगे। अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो ये काम जल्दी पास हो जाएगा। तभी सरपंच और उसकी पत्नी भी वहां जाते हैं और ये बातें सुनकर सरपंच कहता है, अरे आज तक किसी ने इतना बड़ा काम कभी नहीं कर पाया। हे लड़की, तू क्यों गांव वालों को जबरदस्ती का सपना दिखा रही है? ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत हो सकता है। लेकिन सरपंच जी, इसके लिए आपको गांव के किनारे की अपनी जमीन देनी होगी जहां पर वो बांध बनाया जा सके, और साथ ही कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे जिससे हम प्रारंभिक प्रक्रिया को पूरा कर सके। हाँ सरपंच जी, बच्चों की मदद कीजिए ताकि गांव वालों का भला हो सके। आखिर आप भी तो इस गांव के सरपंच हैं। नहीं, मैं गांव वालों को अपनी जमीन नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई भी पैसा दूंगा। ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए बचा के रखा है। कुछ दिनों में वो अमेरिका से बढ़कर आ जाएगी, फिर ये सब कुछ उसी का होगा। आपको ये करना ही होगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। सरपंच जी मान जाइए ना, आखिर पूरे गांव के भले का सवाल है। हाँ सरपंच जी, अब रश्मि ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया तो आपको भी तो उसका साथ देना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच को समझाते हैं, लेकिन सरपंच नहीं समझता। तभी अचानक रश्मि कहती है, पिताजी गांव वालों के लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो आप ये कर ही सकते हैं ना। रश्मि, तुम सरपंच जी को पिताजी पिताजी क्यों कह रहे हो? वो इसलिए माँ, क्योंकि मैं ही अनिका हूँ, आपकी बेटी जो अमेरिका पढ़ने गई है। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता है। तभी रश्मि अपने बैग से बचपन की एक पुरानी फोटो निकालती है। सरपंच जी, मैं रश्मि नहीं, आपकी बेटी अनिका हूँ। क्या अनिका? ये वही फोटो है जो मैंने अपनी बेटी को अमेरिका भेजते समय दी थी। मेरी बच्ची है, तू है, बचपन में गई थी, अब जाकर लौटी है। मुझे तो ना ही तेरा चेहरा याद था और ना ही आवाज। माँ पापा, मैं इस गांव की परेशानी देखकर खुद को उनकी मदद करने से रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे रश्मि बनकर वापस आना पड़ा। लेकिन बेटी, तू घर क्यों नहीं आई और आखिर तुझे रश्मि बनकर आने की क्या जरूरत थी? पिताजी, अगर मैं अनिका बनकर गांव वापस आती तो आप मुझे गांव वालों की मदद कभी नहीं करने देते, इसलिए मुझे रश्मि बनकर आना पड़ा। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब सरपंच और उसकी पत्नी आगे बढ़कर रश्मि को गले लगा लेते हैं। तभी रवि कहता है, सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि अनिका और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। अनिका यहाँ से चली गई, लेकिन हमारी दोस्ती खत्म नहीं हुई। मैं अनिका को हमेशा ही इस गांव के बारे में बताता था। अंत में अनिका ने फैसला लिया कि वो यहाँ रश्मि बनकर आएगी, और फिर जो हुआ आप सबको पता है। अनिका बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस पहल में तेरी मदद करूंगा। ये सुनकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरा गांव एकजुट हो जाता है। सभी मिलकर कोशिश करते हैं और जल्द ही बांध का काम गांव में शुरू हो जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में बांध बन जाता है। नदी का पानी गांव तक पहुंचने लगता है। सूखे खेत फिर से हरे हो जाते हैं। गांव के बच्चे पानी में खेल रहे होते हैं। गांव वाले खुश होकर रश्मि और रवि को धन्यवाद देते हैं। मुनिया चाची सभी से, पहले ये हमारे लिए रश्मि थी और अब ये पूरे गांव की अनिका बिटिया है।
ये सिर्फ बेटी नहीं, पूरे गांव की बहू भी बनेगी। हाँ हाँ, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले गांव के हर घर में मेरी तरफ से एक कूलर लगाया जाएगा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन फिर भी हम हफ्ते में एक बार इसी कूलर के नीचे मिलकर खाना खाएंगे और बनाएंगे भी, और सभी का सुख दुख बांटते हुए सो जाएंगे, ताकि ये एकता जीवन भर कायम रहे। सच में रश्मि, हमारा गांव गर्मी में एक कूलर में सोने वाला पूरा गांव हमेशा के लिए हो गया।